भाई साहब आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप टेक्सचर पेस्ट यानी कि कौन से कैलीग्राफी कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम। और जो जो भी मेरे YouTube चैनल पे नया आया है वो फ़ौरन से भी पहले जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई और ताज़ा तरीन ट्रिक्स आप तक पहुंच सके। खैर वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। भाई साहब आज मैं कर रहा हूँ कौन के साथ कैलीग्राफी, अल्लाह का नाम लिख रहा हूँ। मिशन ये है कि मैंने लिखनी है आयतुल कुर्सी, लेकिन जो अल्लाह का नाम लिखना है वो हमने लिखना है टेक्सचर पेज से, यानी कि कौन से। भाई साहब कौन आप किसी भी शॉपर से बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि शॉपर जो होना चाहिए वो थिक होना चाहिए, प्लास्टिक बैग जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैंने ये कौन बनाई है लेमिनेशन शीट से। और जो मैं टेक्सचर पेस्ट यूज कर रहा हूँ भाई साहब वो मैंने बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसके अंदर मैंने वुड ग्लू ऐड करके पानी के साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से उसे मिक्स किया है। और जो मैंने इसके अंदर पेस्ट यूज किया वो मैंने ना बहुत ज्यादा गाढ़ा रखा है और ना बहुत ज्यादा पतला रखा है, दरमियाना रखा है, ताकि कौन से अच्छे तरीके से वो फ्लो कर सके और मेरी राइटिंग भी हो सके। इतना भी गाढ़ा नहीं रखना कि वो कौन से भी ना निकले, और इतना भी पतला नहीं रखना कि वो कोन के अंदर ही ना रह पाए और बाहर गिरता रहे और अच्छे तरीके से हमारी कैलीग्राफी ना हो सके, शेप ना बन सके। तो आपने थोड़ा सा थिक रखना है ताकि हमारी शेप अच्छे से बन सके। भाई साहब आपने कोन के अंदर पेस्ट डालने के बाद राइटिंग कर लेनी है। राइटिंग करने से पहले आप उसे चौक से लिख लें या पेंसिल से लिख लें, जिस तरीके की आप राइटिंग चाहते हैं तो बेहतर है। मेरी प्रैक्टिस थी तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही कौन से लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये वाली आर्ट मैंने ऑलमोस्ट 3-4 बार बना चुका हूँ, वो भी वॉल के ऊपर। वॉल के ऊपर ये वाली आर्ट बनाई थी, लेकिन कैनवस के ऊपर मैं पहली बार बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी बंदे को एक्सपीरियंस तो हो जाता है ना भाई साहब। कौन से लिखने के बाद आपकी इस तरह की रफली सी शेप बन के आएगी। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसको सेट करना है हमने। सेट किस तरीके से करेंगे, हम शॉवर करते रहेंगे और हाथ की मदद से हम उसे सेट करते रहेंगे। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बड़े स्केल पे बना रहा था तो इसीलिए मैंने अपने हाथ को ज्यादा प्रेफर किया। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं करना। ये नहीं कि आप 3-4 घंटे इसे ड्राई होने के बाद आप शेप देने लग जाए, ना भाई ना। अगर बाद में आप इसे शेप देंगे तो ये टूट जाएगा और शेप भी नहीं बनेगी। और ना ही आपने इतनी जल्दी करना है कि आप फौरन ही पेस्ट लगाने के बाद फौरन इसे शेप देने लग जाए, तब भी आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। आपने 1-2 मिनट का जो है ना पॉज जरूर लेना है, ताकि हमारे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यानी कि उसके ऊपर हम हाथ रखें या हाथ से शेप दें तो हमारा इजीली उसको हैंडल कर सके हम। पानी इसलिए ज़रूरी है कि शेप के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, यानी कि पेस्ट को नरम करता जाता है और हम इसकी शेप बनाते जाते हैं। आपने इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपने शेप बनाते जाना है और अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग करते जाना है। और जो इसका सेकंड स्टेप होता है, मतलब ये करने के बाद जो इसका सेकंड स्टेप होता है, आपने इसको ड्राई करने के लिए रख देना होता है। ड्राई करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर करना होता है सैंड पेपर से इसकी सारी सैंडिंग करनी होती है ताकि अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। लेकिन मैं अपने हाथ से इसलिए पहले इसे करता हूँ ताकि सैंडिंग करने में मुझे ज़्यादा मसला ना हो। पहले ही शेप जो है ना रेगुलर सी स्मूथ सी शेप बनी हुई हो, ताकि बाद में सैंडिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्थर बन जाता होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो इसको जो है ना बार बार हम सैंड भी नहीं कर सकते। करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं भाई साहब, उंगलियों की ऐसी तैसी हो जाती है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि बनाते वक्त ही आप शेप तकरीबन परफेक्ट रखें। भाई साहब वैसे तो ये वाली आर्ट मैं जब भी किसी भी वॉल पे बनाता हूँ तो मैं इसका अच्छा खासा चार्ज करता हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं हाथ से सारा सेट कर रहा हूँ, पहले तो पेस्ट बनाना फिर पेस्ट को हैंडल करना, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है भाई साहब। तो वॉल पे जब मैं बनाता हूँ तो इसके लिए मैं अच्छा खासा चार्ज करता हूँ। लेकिन इस पेंटिंग की जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये वाली पेंटिंग मेरे ही हमसाए, मेरे ही सीनियर और लाइक गेम में भी मेरे सीनियर है और स्टडी में भी मेरे सीनियर हैं, उनसे अच्छा रिलेशन है। तो उन्होंने मुझे ये पेंटिंग ऑर्डर की थी कि नुमान भाई मुझे ये वाली पेंटिंग चाहिए और इस साइज़ पे चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल लगा है मुझे, क्योंकि जो अपना बंदा होता है उसको चार्ज बंदा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं ले सकता, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन करना पड़ता है, यारियाँ दोस्तियाँ निभानी पड़ती हैं। तो भाई साहब मैंने उन्हें हाँ तो कर दिया है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि
वो मुझे जो है ना इतना पे नहीं करेंगे जितना मैं सोच के बैठा हुआ हूँ। तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कम पेमेंट माइंड में रखी हुई है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी कम पेमेंट भी दें, बहुत कंजूस हैं यार। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे लोगों का काम करना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं जो है ना रिश्तेदारों का भी काम नहीं करता होता, ना ही मैं अपने यार दोस्तों का काम करता हूँ, क्योंकि इन लोगों से बंदा ना पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलवाता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल से मांगता है। बहुत ज़्यादा मुसीबत फील होती है भाई साहब पैसे मांगते हुए, इसलिए मैं इनका काम भी नहीं करता। वैसे अगर वो पैसे दे भी दें तो ऐसे देते हैं कि थोड़े से पैसे देकर और एहसान भी जताता है कि लो भाई साहब इतने पैसे तो हमने दे दिए। उनको ये नहीं पता कि हमारी पेंटिंग कितनों में सेल होती है। उनको ये गर्ज बिल्कुल नहीं होता। उनको यही होता है कि हमने तुम पे एहसान किया है पेंटिंग लेके। भाई साहब आप लोग ना ही किया करो, तुम्हारी मेहरबानी। मैं बहुत कतराता हूँ भाई साहब, मैं ऐसे काम करने से ना बहुत ज़्यादा कतराता हूँ कि अपनों के काम नहीं करने चाहिए, लेकिन यारी दोस्ती भी निभानी पड़ जाती है। बात सवाल आ जाता है फैमिली पे। खैर भाई साहब वापस आते हैं टॉपिक पे। इस तरीके से आपने उसे शेप देते रहना है ताकि आपके हाथ को ये स्मूथ स्मूथ फील होने लग जाए। देखें आप वीडियो में लग रहा होगा कि ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। इसके बाद हमने इसको रख देना है ड्राई होने के लिए। ड्राई होने में ये ऑलमोस्ट एक दिन तो ले जाएगा। जैसे सर्दियों के दिन है तो ड्राई होने में ऑलमोस्ट ये एक दिन ले जाता होता है। इसलिए एक दिन के बाद आप इसके ऊपर सैंडिंग वाला काम करें। सैंडिंग के बाद अगला प्रोसीजर होता है जेसो लगाना। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर वाला काम करते होते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि राइटिंग कैसे करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी, और इसके अलावा पेस्ट किस तरीके से बनाते हैं वो भी बता दे। उसके लिए भी अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं सैंडिंग की तरफ। भाई साहब मैंने इसे 2 दिन के लिए रख दिया था सूखने के लिए। सूखने के बाद जब ये ड्राई हो गया उसके बाद मैं अब इसके ऊपर करने लगा हूँ सैंडिंग। सैंड पेपर होते हैं, एक मोटे वाला सैंड पेपर भी होता है और एक बारीक वाला भी होता है। मैंने लिया है बारीक वाला सैंड पेपर, और उसके बाद आपने इसे एहतियात से खुरचना स्टार्ट कर देना है, इसको सैंड करना स्टार्ट कर देना है। ये भी नहीं कि आपका टेक्सचर ही टूट जाए। वैसे तो टेक्सचर नहीं टूटेगा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हमने टेक्सचर पेस्ट बनाया था। इस तरीके से आपने उसे सैंड करते रहना है और इसकी स्मूथनेस आपके सामने आ जाएगी। जब ये आपका सैंड अच्छे तरीके से हो जाए, यानी कि सारी शेप स्मूथली आपके पास बन जाए, उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है कपड़े के साथ, ताकि जो भी डस्ट है, जो भी पार्टिकल्स रह गए हैं इसके ऊपर, जो गंद रह गया वो सारा साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर करना है जेसो। जेसो करने के बाद इसके ऊपर कलर वाला काम स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आप मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ, इंशाल्लाह।